It wasn't difficult. It was dream come true for me. Playing for your country, playing with the people you admired all your life. I enjoyed the ride like anyone. I can say I played with passion and I believed in hard work. एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि हर एक क्रिकेट फैन के दिल में बसा हुआ है। Wasim Akram to Kerr. Oh, and a tremendous delivery there from Wasim. A late swinging Yorker. एक ऐसा बॉलर जो ना सिर्फ पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप जिताता है बल्कि खुद भी वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बॉलर बनता है। उन्होंने 502 ओडीआई विकेट्स, 414 टेस्ट विकेट, 881 लिस्ट विकेट्स, इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 टाइम हैट्रिक, वर्ल्ड कप 1992 फाइनल में मैच विनिंग स्पेल एंड 31 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स लिए, जिसमें से 50% विकेट्स तो या तो एलबीडब्ल्यू थे या क्लीन बोल्ड थे। वैसे तो किसी भी क्रिकेटर के लिए कैप्टेंसी एक ऑनर होती है, लेकिन वसीम अकरम के लिए कैप्टेंसी एक कर्स बन गई। और इस लेजेंडरी पीक के बाद वसीम अकरम के करियर में वो फेज आता है जहां कंट्रोवर्सीज, मैच फिक्सिंग एलिगेशंस, इंटरनल पॉलिटिक्स एंड इंजरी सब कुछ एक साथ आए। In Pakistan, this generation, they are the one who come down. Every comment they said, oh, he's a match fixer. लेकिन आखिर कैसे एक 16 साल का पतला दुबला सा लड़का जो एक टाइम पर अपने कॉलेज टीम तक में सेलेक्ट नहीं हुआ था, कैसे वो मैच फिक्सिंग एलिगेशंस, कैप्टेंसी प्रेशर एंड डायबिटीज जैसी डिजीज से फाइट कर प्लेनेट का ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर बन गया। तो चलिए शुरू करते अपनी न्यू सीरीज द लेजेंड्स ऑफ 90s, जहां हम 1990 से लेकर 2010 तक के लेजेंड प्लेयर्स, कंट्रोवर्शियल मोमेंट, हीटेड राइवलरी एंड टीम्स का डोमिनेशन सब कुछ डिकोड करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। देखिए, वसीम अकरम की जर्नी किसी मिरेकल से कम नहीं थी और इस जर्नी की स्टार्टिंग हुई ईयर 1984 लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से, जहां एक अननोन सा लड़का जो अपनी कॉलेज टीम तक में सेलेक्ट नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान की नेशनल ट्रायल कैंप में पहुंच गया। इस ट्रायल कैंप के पहले 2 दिन वसीम अकरम को बॉलिंग का चांस नहीं मिला, लेकिन थर्ड डे जब उनको चांस मिला, उन्होंने अपनी स्विंग और पेस से सबको शॉक्ड कर दिया। जावेद मियांदाद जो उस टाइम की पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन थे, उस दिन वो वसीम अकरम की रो पेस एंड एक्यूरेसी से इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने वसीम अकरम को तुरंत पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया। बिना किसी डोमेस्टिक एक्सपीरियंस के वसीम अकरम को पाकिस्तान के लिए ईयर 1984 में ओडीआई में डेब्यू करने का चांस मिल गया। हालांकि स्टार्टिंग के 2 मैचेस में वो विकेट लेस रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थर्ड मैच में वो 5 विकेट ले लेते हैं, वो भी सिर्फ 21 रन देके। Wasim Akram to Kerr. On 3-4. The over scored. It's the end of match. ओडीआई फॉर्मेट के बाद जावेद मियांदाद की कैप्टेंसी में वसीम अकरम अपना टेस्ट डेब्यू न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ईयर 1985 में करते हैं, पर उनका टेस्ट डेब्यू भी इतना कुछ खास नहीं रहा, जहां वो 35 ओवर्स में 105 रन देके सिर्फ 2 विकेट लेते हैं। लेकिन फिर आया सीरीज का थर्ड टेस्ट मैच, जहां वो अपने करियर में फर्स्ट टाइम 10 विकेट हॉल लेते हैं। Akram bowling to Jeff Crow. Oh, good ball, appeal for LBW. जहां उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 26 ओवर्स में 7 मेडन 2.15 की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 56 रन पे 5 विकेट ले लिए। देन सेकंड इनिंग में 33 ओवर्स में 10 मेडन और 2.18 की इकोनॉमी से 72 रन देके अगेन 5 विकेट ले लेते हैं, जिसमें से मोस्टली विकेट्स या तो एलबीडब्ल्यू थे या क्लीन बोल्ड थे। 10 विकेट्स इन अ मैच, वो भी सिर्फ 19 की एज में। वसीम अकरम की इस परफॉर्मेंस ने वर्ल्ड क्रिकेट को इम्प्रेस कर दिया था। यहाँ से उन्होंने टीम में अपनी जगह परमानेंट कर ली थी और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक लड़का जो कुछ हफ्तों पहले तक अननोन था, अब वो पाकिस्तान के हर घर का नाम बन गया था। और यही वो मोमेंट था जहां से स्टार्ट हुआ द एरा ऑफ सुल्तान ऑफ स्विंग। वसीम अकरम की 1985 से 1992 तक की जर्नी एक स्टोरी है एवोल्यूशन की, जहां उन्होंने अपने अंदर के रो पेस को एक डेडली वेपन में बदला। उसके बाद आया 86 से 89 का फेज, जहां वसीम अकरम ने अपनी बॉलिंग को एक आर्ट बना दिया। इन 3 सालों में वसीम अकरम ने अराउंड 20 प्लस टेस्ट मैचेस में 100 से ज्यादा विकेट्स लिए, जहां उनका एवरेज अराउंड 22 का था। और इसकी स्टार्टिंग हुई 1986 के वेस्ट इंडीज ट्यूट से, जहां उन्होंने कैरिबियन फ्लैट पिचेस पे 45 रन पे 5 विकेट लेके एक डेडली स्पेल डाल दिया, वो भी लेजेंड से बड़ी वेस्ट इंडीज टीम के सामने। जो उस एरा में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। इन सब प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस के बाद सारे क्रिकेट फैंस को वेट था सबसे हीटेड राइवलरी मींस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का, जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। 4 मैच की सीरीज में वसीम अकरम ने एक बार फिर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी और पूरी सीरीज में 18 विकेट्स अपने नाम किए, वो भी कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे इंडियन लेजेंड्स के। इस सीरीज में वसीम अकरम की बॉलिंग इतनी लीथल थी कि वो इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए।
मोस्ट हिटेड राइवल इंडिया के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग के बाद वसीम अकरम ना सिर्फ न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गए बल्कि पूरे पाकिस्तान के नेशनल हीरो बन गए। लेकिन वसीम अकरम की ये जर्नी की सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, क्योंकि ईयर 1990 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में वो एक बार फिर 11 विकेट्स ले लेते हैं और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती गई वसीम अकरम और ज्यादा लीथल और ज्यादा डिस्ट्रॉइंग होते गए और इस सीरीज के एंड तक वो 17 विकेट्स लेके एक बार फिर सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए थे। उस एरा में वसीम अकरम से भी ज्यादा पेस वाले बॉलर्स वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम्स के पास थे, लेकिन उनके पास रो पेस के साथ साथ सीम और स्विंग विद एक्यूरेसी थी और सबसे स्पेशल उनकी यॉर्कर्स जो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी वर्ल्ड के किसी भी बैट्समैन के लिए। इस बीच वसीम अकरम ने इमरान खान से रिवर्स स्विंग के आर्ट को समझना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि कुछ ओवर्स पुरानी बॉल के शाइन और एक प्रॉपर रिस्ट एंगल से बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराया जा सकता है। और फिर क्या था, इस आर्ट को सीखने के बाद अब वो पहले से ज्यादा लीथल और डिस्ट्रॉइंग बन चुके थे। तभी टीम में एंट्री होती है वकार यूनिस की। 1989 में वकार यूनिस ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने देखा एक ऐसा डेडली बॉलिंग पेयर जिसे कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भुला सकता। द टू डब्ल्यूज ऑफ पाकिस्तान, वसीम अकरम एंड वकार यूनिस। इन दोनों ने मिलकर 1990 से 1991 के पीरियड में टेस्ट मैचेस में कंबाइंड 200 प्लस विकेट्स लिए। एंड बिलीव मी, उस एरा में इन दोनों बॉलर्स को खेलना ऑलमोस्ट अबाउट टू इम्पॉसिबल था। वसीम अकरम के करियर का टर्निंग पॉइंट आया 1989 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपने करियर की फर्स्ट हैट्रिक ले ली। The wicket of Simmons into Marshall. लेकिन ये स्टोरी यही नहीं रुकी। ईयर 1990 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो एक बार फिर हैट्रिक ले लेते हैं एंड अगेन इस बार भी पिछली बार की तरह तीनों विकेट क्लीन बोल्ड थे। On a hat-trick. He's done it! It's a hat-trick! ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये था वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग एंड यॉर्कर्स का मैजिक। फिर आया 1992 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप कैंपेन पूरा लक पे चल रहा था। इंग्लैंड के अगेंस्ट डू एंड डाई मैच में सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट होने के बाद भी बारिश ने उन्हें बचा लिया और इसी बारिश के कारण मिले एक पॉइंट की वजह से वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। एंड देन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल जीतकर पाकिस्तान फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था, जहाँ फाइनल में उनका फेस ऑफ होना था इंग्लैंड से। इस फाइनल के अंदर पाकिस्तान टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए 249 रन बनाती है, जहाँ वसीम अकरम 19 बॉल्स में 33 रन की एक इंपॉर्टेंट नॉक खेलते हैं, लेकिन असली काम अभी बॉल से बाकी था। एंड इसके बाद वसीम अकरम स्टार्टिंग में ही इयान बोथम का विकेट ले लेते हैं और बाद में वो अपने रिवर्स स्विंग के दम पर 2 बॉल पे 2 इंग्लिश बैट्समैन को आउट कर पाकिस्तान को उनका पहला और इकलौता टाइटल जिता देते हैं। That's up in the air. He's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. फाइनल में उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता है और वो इस वर्ल्ड कप में 18 विकेट्स लेके हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन जाते हैं। सिर्फ 7 साल में एक अननोन सा नेट बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट का मोस्ट डेडलिएस्ट बॉलर बन चुका था, जिसके बाद 93 से लेकर 96 तक ये वो फेज था जहां वसीम अकरम वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सबसे बड़े नाइटमेयर थे, क्योंकि 1992 वर्ल्ड कप जीतने के जस्ट बाद इमरान खान कैप्टनसी छोड़ देते हैं और पाकिस्तान टीम के न्यू कैप्टन बनते हैं वसीम अकरम। एज ए कैप्टन वसीम ने 1994 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में 9 विकेट्स, सेकंड टेस्ट मैच में 11 विकेट्स और थर्ड टेस्ट मैच में 5 विकेट्स ले लिए थे। उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में जाकर 2-1 से सीरीज जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। ये पाकिस्तान क्रिकेट का वो गोल्डन फेज था जहां उनके पास सब कुछ था। सईद अनवर और आमिर सोहेल जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे पेसर्स जो अपनी बॉलिंग से कभी भी मैच पलट सकते थे। 92 से 95 तक वसीम अकरम ने इतनी कंसिस्टेंटली बॉलिंग करी कि हर टीम का प्लान हाउ टू सर्वाइव वसीम अकरम से स्टार्ट होता था। ये वही टाइम था जब लोग कहा करते थे कि वसीम अकरम के दम पर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड की किसी भी टीम को हरा सकती है। और फिर आया 1996 वर्ल्ड कप, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा था और पूरे पाकिस्तान की नजर थी उनके कैप्टन वसीम अकरम पर। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी और अपने 5 में से 4 मैच जीतकर वो नॉकआउट के लिए क्वालिफाई हो गए, जहां क्वार्टर फाइनल में उनका फेस ऑफ होना था होस्ट इंडिया से। और यहीं से पाकिस्तान क्रिकेट का रियल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस मैच के टॉस से सिर्फ 15 मिनट पहले एक न्यूज आई कि पाकिस्तान कैप्टन वसीम अकरम ये मैच नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ इंजरी। इस न्यूज ने पूरी पाकिस्तान टीम को शॉक और फैंस को कंफ्यूज कर दिया था और फैंस को जिस चीज का डर था वही हुआ। विदाउट वसीम अकरम पाकिस्तान टीम इंडिया से क्वार्टर फाइनल में हार के वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई। वसीम अकरम के इस एक डिसीजन के बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया एंड फैंस एक्सप्लोड हो गए और न्यूज चैनल ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेज किया,
क्या वसीम अकरम सही में इंजर्ड थे कि इसके पीछे कुछ और रीजन था? क्योंकि कई सारे टीममेट्स का कहना था कि उस मैच के लिए वसीम अकरम फिट लग रहे थे और इसी मोमेंट ने वसीम अकरम के करियर में कंट्रोवर्सीज का डोर ओपन कर दिया, जहां पूरी दुनिया को लग रहा था कि वसीम अकरम स्टिल ऑन द टॉप, लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान क्रिकेट में एक साइलेंट तूफान तैयार हो रहा था। और इस लेजेंडरी पीक के बाद वसीम के करियर में वो फेज स्टार्ट हुआ जहाँ क्रिकेट के साथ साथ मैच फिक्सिंग एलिगेशंस, कंट्रोवर्सीज और इंटरनल पॉलिटिक्स सब कुछ एक साथ आई। 96 वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट के बाद वसीम अकरम के ऊपर सिर्फ टीम को लीड करने का प्रेशर नहीं था, उनके ऊपर सारे पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा भी था। In Pakistan, this generation, they are the one who come down, every comment they decide, oh, he's a match fixer. पाकिस्तान मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स एंड फैंस सब जने ब्लेम ढूंढ रहे थे और सबसे इजीएस्ट टारगेट था वसीम अकरम। वैसे तो किसी भी प्लेयर के लिए कैप्टेंसी एक ऑनर होती है, लेकिन वसीम अकरम के लिए कैप्टेंसी एक कर्स बन गई। 1998 के एंड से 1999 तक न्यूज चैनल में सिर्फ एक हेडलाइन चल रही थी, इज वसीम अकरम सेलिंग पाकिस्तान मैचेस। उस टाइम पे मैच फिक्सिंग एलिगेशंस ने वसीम अकरम के लेजेंडरी करियर पे एक क्वेश्चन रेज कर दिया था। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड क्रिकेट ने उनके हर एक ओवर, हर एक विकेट और हर एक टीम सिलेक्शन पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया था। इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच 1999 ओडीआई वर्ल्ड कप में वसीम अकरम एक बार फिर पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस फाइनल में पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 132 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच इजीली 8 विकेट से जीत लिया। और इस बार फिर सारा ब्लेम कैप्टन वसीम अकरम पे आया, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि जस्ट लाइक 1996 वर्ल्ड कप, इस बार भी पाकिस्तान टीम ऐसी सिचुएशन से कोलैप्स कर गई जैसे कि मैच ऑलरेडी डिसाइडेड हो, और ये सारे ब्लेम्स का सेंटर पॉइंट बने कैप्टन वसीम अकरम। इसके बाद 2000 आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग स्कैंडल ऑफिशियली एक्सप्लोड हो गया। इंक्वायरी कमेटी, लॉयर्स, हियरिंग, इन सब के कारण वसीम अकरम का मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिकेट से ज्यादा कोर्ट रूम्स में जाने लगा। लिटरली ये उनके करियर का सबसे डार्केस्ट टाइम था, जहां वो सिर्फ अपोनेंट टीम्स के अगेंस्ट नहीं, अपनी खुद की कंट्री के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। देखिए 90s के एंड तक पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिकल एंड ईगो क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए थे। इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच में जब मैच फिक्सिंग एलिगेशंस रेज हुए तो सिर्फ वसीम अकरम का नाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम सामने आया, जिसमें सलीम मलिक का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। जिसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जस्टिस कयूम कमीशन बनाया। इस इंक्वायरी की स्टार्टिंग में वसीम अकरम का नाम जरूर आया था, लेकिन लास्ट तक उनके अगेंस्ट मैच फिक्सिंग के कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलने की वजह से उनको बैन नहीं किया, उनको सिर्फ $12,000 का फाइन लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक भी पाकिस्तान फैंस उनको मैच फिक्सर मानते हैं। इस कमेटी के फाइनल डिसीजन के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट में केओस खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस डार्केस्ट फेज के बाद उनके करियर में एक और सेटबैक आया और वो थी डायबिटीज, जिसके बाद उनका बॉलिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कमबैक किया। डायबिटीज जैसी एक सीरियस डिजीज भी उनको नहीं रोक पाई। डायबिटीज से फाइट करने के बाद ईयर 2003 में उन्होंने एक इम्पॉसिबल माइलस्टोन अचीव किया। वो क्रिकेट हिस्ट्री के फर्स्ट बॉलर बने जिसने ओडीआई फॉर्मेट में 500 विकेट्स लिए, और ये माइलस्टोन किसी नॉर्मल मैच में नहीं बल्कि 2003 वर्ल्ड कप में अचीव किया, जहां वर्ल्ड के अदर बॉलर्स 200 या 300 ओडीआई विकेट्स पे रुक रहे थे। वहीं वसीम अकरम मैच फिक्सिंग एलिगेशंस एंड डायबिटीज जैसी डिजीज से फाइट कर क्रिकेट हिस्ट्री के पहले बॉलर बने जिसने 500 विकेट्स लिए। और फिर आया वो दिन जब वसीम अकरम ने बिना किसी फेयरवेल मैच के और बिना किसी ड्रामा के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। इस रिटायरमेंट के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि वो सिर्फ एक नॉर्मल बॉलर नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक इंस्पिरेशन थे। एक प्लेयर जिसने अपोनेंट से फाइट करी, एक प्लेयर जिसने डायबिटीज जैसी डिजीज से फाइट करी, एक प्लेयर जिसने मैच फिक्सिंग एलिगेशंस के अगेंस्ट अपनी खुद की कंट्री से फाइट करी। इन सब फाइट्स के बाद भी वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बने। द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम का नाम सिर्फ स्विंगिंग, डिलीवरी और यॉर्कर्स के लिए नहीं, बल्कि ये वो फास्ट बॉलर है जिसने लिस्ट ए क्रिकेट में रिकॉर्ड 881 विकेट्स लिए, जो ओडीआई फॉर्मेट में 500 विकेट लेने वाला इस प्लेनेट का फर्स्ट बॉलर बना, जिसने 1992 वर्ल्ड कप में 2 बॉल्स पे 2 इंग्लिश बैट्समैन को आउट करके ना सिर्फ पाकिस्तान को उनका पहला बल्कि इकलौता वर्ल्ड कप टाइटल जिताया, जिसने टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेट्स लिए और उनमें से 50% विकेट्स या तो एलबीडब्ल्यू थे या क्लीन बोल्ड थे। इन सब स्टेट्स के बाद यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि वसीम अकरम उस टाइम पर कितने लीथल और कितने डेडलिएस्ट थे। इन सब अचीवमेंट्स के बाद विजडन ने 2002 में वसीम अकरम को ग्रेटेस्ट ओडीआई बॉलर ऑफ ऑल टाइम चुना, वो भी ग्लेन मैकग्राथ एंड कर्टनी वॉश जैसे प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन आयरोनी देखिए, इतने सारे अचीवमेंट्स होने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी वसीम अकरम की ट्रू वैल्यू नहीं समझ पाया। वसीम अकरम की इंस्पिरेशनल जर्नी पे आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज डू कमेंट। और अगर आप इस सीरीज के अंदर किसी स्पेसिफिक प्लेयर, टीम्स या उस टाइम के कंट्रोवर्शियल मोमेंट पे पूरा डिटेल वीडियो चाहते हो तो प्लीज डू कमेंट।